राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। बात करते हैं राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड की, तो दिखाया जाएगा कि श्रीनिवास के पैरों से रक्त बह रहा होता है और जिसे देखकर के गोविंद राज उन पर काफ़ी ज़्यादा क्रोध करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारा कुछ समझ ही नहीं आता। जब अच्छी खासी फ्री की सेवा मिल रही है राज चिकित्सा में जाकर के वहाँ पर इलाज करवाने की, तो आखिर तुम क्यों पैसे खर्च करवाने पर तुले हो? वैसे भी हमारे पास ज़्यादा धन है नहीं। लेकिन श्रीनिवास यहाँ कुछ नहीं कहते और मौन रहते हैं। यहाँ पर जो वैद्य उनका उपचार कर रहे होते हैं वो बोलते हैं कि देखिए, मैंने अभी यहाँ पर अर्जेंट बेसिस पर जो इलाज करना था वो तो कर दिया है, लेकिन मेरा सुझाव यही है कि आपको किसी बड़े चिकित्सक या फिर किसी अच्छे वैद्य से अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि आपके जो घाव हैं वो बहुत गहरे हैं। यहाँ पर गोविंदाज को गुस्सा आता है। वो श्रीनिवास को कमेंट करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, ये क्यों करवाएंगे चिकित्सा कहीं बड़े इलाज में जाकर के? इनके पास तो बहुत धन है जो देने के लिए ये घूम रहे हैं। अच्छी खासी इनको राज्य की तरफ से रानी ने अच्छी खासी फ्री की चिकित्सा सेवा के लिए बुलाया था, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये सुनकर के सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है। वो गोविंद राज की बातें सुनकर श्रीनिवास को देखता है और पहचान जाता है। वो कहता है कि ये तो वही युवक है जो पूरी रात्रि यहाँ नाच रहा था। मुझे ये बात जाकर के राजकुमारी को बतानी चाहिए। यहाँ पर जो पद्मावती हैं वो अपनी सहेलियों के साथ में चिकित्सा क्षेत्र में इंतज़ार कर रही होती हैं कि कब श्रीनिवास आएंगे और वो उनकी सेवा करेंगी। और यहाँ पर तभी एक युवक आता है और दौड़ा दौड़ा और वो कहता है कि राजकुमारी, इसने श्रीनिवास को देखा है। इधर दिखाया जाएगा कि जो राधा है इस जन्म में आप सभी की चहेती भार्गवी, वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती हैं और वो अपने पिताश्री को रोकने का पूर्ण प्रयास करती हैं, लेकिन यहाँ पर उनके पिताश्री नहीं रुकते और चले जाते हैं बिना नाश्ता किए, बिना पूजा किए। जिसके बाद भार्गवी फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं ऐसे आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिताश्री कभी वंदना किए हुए या कलेवा लिए हुए चले गए हों, लेकिन आज मेरी वजह से वो अपने मन में कितना बोझ, कितना ज़्यादा दुख लेकर के गए हैं। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन माँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने ये सब जानकर नहीं किया। यहाँ पर उसकी माँ कहती हुई नज़र आती है भार्गवी की कि कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, बट आप सुनिश्चित करो कि आगे दोबारा ऐसा ना हो। वैसे पुत्री, जिसके लिए तुम गई थी, तुम्हारे पिताश्री कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो अवश्य ही महत्वपूर्ण कार्य होगा, नहीं तो तुम अपने पिताश्री की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करती। यहाँ पर कहती नज़र आती है भार्गवी कि माँ, मैंने आज तक पिताश्री की बात को कभी भी नहीं काटा और ना ही आगे काटूंगी, लेकिन ना जाने क्या ऐसी दुविधा में पड़ गई थी मैं कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। दरअसल मैं अपनी सहेलियों से बात कर रही थी जब वहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा था रानी पद्मावती के यहाँ, और वहाँ पर एक युवक था जो कि नृत्य प्रस्तुत कर रहा था। पूरी रात्रि उसने जागा और नृत्य किया, और उसकी जो थाप की और ढोल नगाड़ों की आवाज़ थी वो मुझे सोने नहीं दे रही थी। मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी कि मुझे कुछ सुध बुध नहीं रही, और एक अजीब सा आकर्षण था उसकी हर एक धुन में। इसीलिए मैं उसकी ओर खींची चली गई और मैंने सोचा था कि मैं पिताश्री के आने से पूर्व आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर रास्ते में दो दुष्ट लोग मिल गए और उनकी वजह से मैं देर में आई और इसीलिए पिताश्री को सब पता चल गया, अन्यथा मैं उनके उठने से पूर्व ही आ जाती। यहाँ पर भार्गवी की माता कहती है कि कोई बात नहीं पुत्री, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये बताओ, क्या तुम्हारी ये जो तुमने कोशिश की अपने पिता को भी आहत किया, क्या वो सफल हुई? क्या तुम्हें वो युवक देखने को मिला? क्या तुमने नृत्य देखा? तभी पद्मावती के बारे में बात करते हुए भार्गवी कहती हैं कि नहीं माँ, ना तो मैं रानी पद्मावती को देख पाई और ना ही उस युवक को। जब तक मैं गई थी वहाँ से सब जा चुके थे और पिताश्री भी मेरी वजह से रुष्ट हो गए। यहाँ पर उनकी माता उन्हें समझाती हैं और कहती हैं कि बच्चे तो गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन तुम अपने पिताश्री को मिला हुआ वो वरदान हो जिसको वो खोना कभी नहीं चाहते, इसलिए तुम्हारी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर है। और भार्गवी कहती है कि मैं पिताश्री को कभी भी दोबारा निराश या आहत नहीं करूँगी। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो गोविंद राज हैं वो कहते हुए नजर आएंगे कि प्रभु, अब हमने आपके पैरों में पट्टियाँ तो बनवा ली हैं, लेकिन कृपा करके अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने जो स्वर्ण की मुद्राएं मुझसे दिलवाई थी वहाँ चिकित्सा में, आप ये बताएं कि अब हमारे पास खाने के लिए क्या रह गया है। हमारे पास
खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ सिक्के बचे हैं जो कि खर्च हो जाएंगे तो उसके बाद हमें भूखा रहना पड़ेगा। अच्छा भला राजकुमारी ने सहायता भेजी थी, लेकिन तुम न जाने कौन से गुरूर में हो, कोई सहायता लेने को और सुनने को तैयार ही नहीं हो। तभी यहाँ पर गोविंद राज के पैरों में दर्द हो रहा होगा और वो कहते आएंगे नजर कि मेरे पैर तो सही हैं, मुझे दर्द हो रहा है तो तुम्हें तो हो ही रहा होगा निश्चित, इसलिए तुम यहाँ विश्राम करो। और वो श्रीनिवास को थोड़ा पेड़ की छांव के नीचे बैठा देते हैं। वहाँ फल बेचने वाला आता है, जो लास्ट सिक्के होते हैं उससे वो फल खरीद लेते हैं और गोविंद राज और श्रीनिवास आपस में मिलकर दोनों खाते हैं। तभी वहाँ पर श्रीनिवास को सुनाते हुए कहते हैं कि आखिरी सिक्के थे, उनसे भी मैंने फल ले लिए, अब हमारे खाने के लिए, रहने के लिए और तुम्हारे इलाज के लिए कोई भी हमारे पास मुद्रा नहीं बची है। तभी वहाँ पर जो आता है आदमी पद्मावती को बता चुका होता है कि हमने श्रीनिवास को वहाँ देखा है, और पद्मावती श्रीनिवास को ढूंढने और उनसे बात करने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। सभी लोग देखते हैं कि राजकुमारी की डोली आ रही है। तभी यहाँ पर देखकर के श्रीनिवास कहते हैं कि लो, अब तो मैं फंस गया, ये यहाँ पर भी आ गई। यहाँ जैसे ही आती हैं पद्मावती, वो श्रीनिवास से पूछना शुरू कर देती हैं कि तुम आए क्यों नहीं, आखिर तुम चाहते क्या हो। और ऐसी सारी बातें सुनकर के भी श्री शांत रहते हैं, जिसे देखकर वो कहती हैं कि हद है, तुम अपना हाथ छूटते क्यों नहीं हो, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, बताओ तुम मौन क्यों हो। और यहाँ पर गोविंद राज बात संभालने के लिए कहते हैं कि दरअसल मेरा जो ये दोस्त है ना, ये थोड़ा सा सरफिरा है, इसकी बातें तो मैं ही नहीं समझ पाता, तो आप क्या समझेंगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये अब ठीक है। यहाँ पर पद्मावती बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं श्रीनिवास को अपने साथ ले जाने के लिए, चिकित्सा के लिए, लेकिन वो नहीं मानते। अंततः वो कहती हैं कि ठीक है, किसी नाते ना सही, लेकिन एक नटराज भक्त को दूसरे नटराज भक्त की सेवा करने से तो मत रोको। और यहाँ पर मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा करके मैं वैसे ही तुम गिल्ट में हूँ कि मेरी वजह से तुम पूरी रात्रि नाची, जिसकी वजह से तुम्हारे पाँव में घाव हुआ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ये चिकित्सा सेवा जो ये है इसका प्रस्ताव स्वीकार करो, ताकि मेरे मन का बोझ थोड़ा सा हल्का हो पाए। श्रीनिवास कहते हैं अच्छा ठीक है, आप आगे चलिए, हम आपका अनुसंधान करते हैं। पीछे पीछे श्रीनिवास गोविंदा चलते हैं, आगे आगे पद्मावती चलती है। यहाँ पर जो भार्गवी है वो सारी कहानी, उनके साथ क्या हुआ, पिताश्री कैसे नाराज़ हुए, कैसे वो खुद को रोक नहीं पाई मिलने से, ये सब कुछ सहेलियों को बताती हैं। और सहेलियाँ उस युवक को जो अभद्रता का प्रतीक बता रही हैं भार्गवी, उसको लेकर के उन्हें छेड़ने लगती हैं। इधर गोविंद राज को देख कर के कहती हैं पद्मावती कि मुझे लगता है कि इनके पाँव में अधिक कष्ट हो रहा है, एक काम करो तुम पालकी में बैठ जाओ। लेकिन यहाँ पर जो श्रीनिवास है वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और महादेवी आप क्या कर रहे हैं, जिसे ढूंढने आया था उसके पास पहुँचा नहीं रहे, और जिसको मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरी तरफ आकर्षित हो, वो मेरी तरफ और आकर्षित होती जा रही है। ऐसा मत कीजिए, अन्यथा बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। यहाँ पर कह देती हैं पद्मावती कि ठीक है, अगर तुम भी नहीं बैठोगे पालकी में तो मैं भी नंगे पांव चलूंगी इस तपती धरती पर, और देखती हूँ कि आखिर तुम्हें ज़्यादा कष्ट होता है मुझे। यहाँ पर राजकुमारी को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलते चलते धूप होती है, गर्मी होती है और बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है, जिसे देख करके गोविंद राज कहते हैं कि ये राजकुमारी है, इन्होंने मखमल के पैर ज़मीन पर कभी नहीं रखे होंगे, तुम तुम्हारी वजह से ये चलती चिलचिलाती धूप में चल रही हैं हमारे साथ। तुम्हें नहीं लगता अगर इन्हें कुछ हो गया तो सब कुछ हमारे ऊपर आ जाएगा, वैसे भी तुम क्यों अपना हाथ छोड़ नहीं देते, देखो वो राजकुमारी हैं, वो सब कुछ राजसी मर्यादा छोड़कर तुम्हारा उपचार करवाने के लिए यहाँ आई हैं, तो तुम भी हाथ छोड़ दो और पालकी में बैठ जाओ। ये सुनकर के गोविंद राज की बातें श्री को भी लगता है कि ये सही कह रहे हैं, राजकुमारी की तबीयत बिगड़ सकती है, और अंततः वो पालकी में बैठ जाते हैं। और उसके बाद ऊंचा नीचा रास्ता होता है जहाँ पर राजकुमारी गिरने वाली होती है, लेकिन गोविंद राज उन्हें हाथ देकर के पकड़ लेते हैं, जिसे देख कर के उन दोनों की आंखें मिलती हैं और गोविंद राज की बातें यहाँ पर याद आती हैं कि हमें राजकुमारी का कोई भी अपमान नहीं करना है, और इसलिए वो मौन हो जाते हैं। लेकिन मन ही मन वो महादेव से कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं महादेव, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी ओर आकर्षित हो रही हैं और कहीं ना कहीं मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं तो किसी और की तलाश में ही आया हूँ, इसलिए आप प्लीज़ कुछ ना कुछ तो कीजिए। यही हो जाएगा स्वाद के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।